ओके, चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएं। गणेश जय हिंद, रोहित जय हिंद। फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएं ताकि क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करूँगा, ठीक है? उससे पहले आप सभी जुड़ जाएं। जय हिंद भूमिहार। ओके, सभी एक बार बता दें, सभी को आवाज़ आ रही है? कुंदन जय हिंद, आदित्य जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए जो रोज़ क्लास में आते हैं, ताकि हम क्लास टाइम से स्टार्ट कर सकें, ठीक है? कांस्टेबल राम जय श्री राम। गुड मॉर्निंग नहीं है माही गुड इवनिंग है, ठीक है? चलिए, जय हिंद शेरू यादव जी, गुड इवनिंग। चलिए, मैक्सिमम बच्चे आ चुके हैं, तो सभी को आपको बताना चाहता हूं कि जो शौर्य भारत जो है, इस पूरे प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, इस पूरे चैनल की या फिर इस पूरी एकेडमी की अगर बात करूं, तो उसको पूरे 9 साल पूरे हो गए हैं। 2012 के अंदर ये स्थापित हुई थी, तो 9 साल इसके पूरे होने वाले हैं। कल का जो दिन है संडे, उस दिन 9 साल पूरे कर लेगा शौर्य एकेडमी। तो इसकी 9th एनिवर्सरी है, तो बहुत बड़ा दिन है शौर्य एकेडमी के लिए, जहां पर हमने इतने साल तक बेहतरीन सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है? तो उसी के उपलक्ष्य आज कैप्टन अतुल सर खुद आएंगे, रूबरू होंगे, लाइव होंगे। ओपन लाइव जो होने वाला है ये शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल पे होने वाला है आज के ही दिन, ठीक है? आज ही होने वाला है, ठीक है? और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये यहाँ पर आज के दिन 7:30 बजे ये जो लाइव सेशन जो होगा, इसके अंदर आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी आने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस स्ट्रीम को आप ज़रूर देखना, टाइम नोट कर लेना 7:30, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है शौर्य भारत डिफेंस योद्धा। तो प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को उससे शेयर करें, फ्रेंड्स से शेयर करें और इस वीडियो के अंदर आए और इस ऐतिहासिक जो दिन है इसका पार्ट बने और अपने लिए जो अच्छी चीज़ है ज़रूर सुने, ठीक है? हाँ बिल्कुल, जन्मदिन भी कल है। वधिया वधिया हाल है, ठीक है? समझ में आ गया सभी को? तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। 1 मिनट रुको, पेन लेके आते हैं। चलो, पेन छुप के बैठा था। ओके, बात समझ में आ गई है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि नवरात्रे चल रहे हैं, आप सभी को पता है। तो इसके उपलक्ष्य में भी शौर्य भारत आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन एक डिस्काउंट, एक ऑफर लेके आया है। आप कोई भी, अगर आप ऐप के अंदर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं दिए हुए इन कोर्सेज में, तो आपको 33% ऑफ मिलने वाला है। और ये जो ऑफर है पूरे 9 दिन चलेगा, जब तक नवरात्रे चलेंगे, यानी कि 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है। तो प्लीज़ इसको भी अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि वो इसका भी आनंद ले, ठीक है? चलिए अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर, जो कि है चुंबकत्व, ठीक है? 7:30 बजे, बिल्कुल 7:30 बजे आएंगे माही, ठीक है? आज के दिन ही आएंगे। हाँ, पार्टी जरूर बनती है, ठीक है? क्लियर। तो वो तो देखते हैं क्या सौगात मिलने वाली है। अभी तक वो बुक का चल रहा है। देखो, डिस्काउंट अगर बुक पे मिलेगा तो आपको जरूर बताएंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दलाराम जय हिंद, नीतीश जय हिंद। आज नीतीश का नाम पढ़ लिया। अच्छा, कल की क्लास में हमने चुंबकत्व में क्या क्या देखा था? तो कल की क्लास में मैंने आपको एक तो ये बताया था कि मैग्नेट क्या होती है, चुंबक क्या होती है, चुंबकत्व क्या होता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़े थे, चुंबक के प्रकार पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके की चुंबक होती है। एक वो चुंबक जो परमानेंट होती है और एक टेम्परेरी होती है, स्थायी और अस्थायी। ये सारी चीज़ें हमने कल बात करी थी। और जाते जाते मैंने आपको ये भी बताया था कि धरती का चुंबकत्व यानी कि अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या होता है। और अर्थ के चुंबकत्व में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि धरती के अंदर जो चुंबक है उसका जो साउथ है वो नॉर्थ, भूगोलिक नॉर्थ की तरफ है, और चुंबक का नॉर्थ
धरती के साउथ की तरफ है, ठीक है। तो इस तरीके से कल हमने इस बारे में बातें करी थी, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि नेक्स्ट हम इसमें क्या कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको एक एंगल के बारे में भी बताया था, और वो एंगल था हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यानी कि दिक्पात कोण। और दिक्पात कोण मैंने आपको कल बताया था कि जब आप धरती के भूगोलिक यानी कि जियोग्राफिकल मेरिडियन लेते हैं, मेरिडियन मैंने आपको बोला था तल को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तल को। आपने इसमें एक कार्ड को डाला है, एक पत्ता डाला है, और एक आपने इस तरीके से डाला है। ये जो मेरिडियन है ये आपका कौन सा है, ये आपका चुंबकीय या मोतर है। इन दोनों के बीच में बनने वाला ये जो कोण होता है इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, जिसका मान होता है 11.3 डिग्री। आपको कई जगह पर अलग अलग मान भी दिखेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसका राइट आंसर 11.3 ही रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई सभी को। तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो ये बेसिकली अगर सरल भाषा में समझे तो ये कोण आपको ये बताता है कि जो हमारी भूगोलिक अक्ष है यानी कि जियोग्राफिकल एक्सिस है, और जो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है, चुंबकीय अक्ष है, दोनों के बीच का कोण है। यानी कि ये जो चुंबक हम धरती में मान रहे हैं, ये चुंबक हमारी सीधी रेखा से कितनी झुकी हुई है, कितने एंगल पर ये इंक्लाइंड है। तो ये असल में ये वही एंगल होता है। बात समझ में आ गई। अब चलिए दूसरे एंगल की तरफ चलते हैं, जो कि एक और इंपॉर्टेंट एंगल है। इसको हम बोलते हैं नम्न कोण यानी कि एंगल ऑफ डेप्थ। अब इसको समझना बहुत ही टिपिकल रहता है, चैलेंजिंग रहता है, मुश्किल रहता है, बिकॉज इसके अंदर आपको चीजें अपने आप से सोचनी पड़ती है। मैं आपको पहले समझाऊंगा ये होता क्या है, ठीक है। नहीं किसी बुक का मुझे आइडिया नहीं है, बट जहां तक मेरी नॉलेज है 11.3 डिग्री ही होता है, ठीक है दीपक। देख लेते हैं अगर ऑप्शन आपको कैसे आते हैं। मेरे हिसाब से तो 11.3 ही होता है, ठीक है। चलिए 17 आया था, पता नहीं, मेरे हिसाब से 17 तो नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है। 11.3 होता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे नॉलेज है 11.3 ही मैंने पढ़ाया है और पढ़ा है। बाकी मैं एक बार फिर चेक कर लूँगा, अगर आपको लग रहा है ऐसा तो मैं देख लूँगा, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाते हैं। सर स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब ढाल होता है। कोई भी लाइन कितनी ढाल पे है, कितने एंगल पर है, उसको स्लोप बोला जाता है, ठीक है। ओके चलो इधर आप ध्यान दो। अब वो गो वाला पेपर हो गया, अब इधर ध्यान दो, 11.3 करके आना, ठीक है। ऑप्शन में आना चाहिए 11.3 मेरे हिसाब से। तो अब देखिए एंगल ऑफ डिप क्या होता है, नम्न कोण क्या होता है, इसको समझने के लिए आप इसको ध्यान दीजिए कि समझिए आपके पास एक कंपास है। कंपास सभी को पता है, जिससे हम दिशा का अंदाजा लगाते हैं। अब देखो जब कंपास को आप सीधा देखेंगे, समझ लो ये कंपास है और ये इसकी सुई है। ये जो सुई है ये ऐसे घूमती है, ठीक है। ये घूम के आपको बताती है, ये सुई ऐसे है, इसको मैं ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ये सुई इस कंपास में घूम रही है और आपको नॉर्थ साउथ बता रही है, ठीक है। तो अब जब इसको मैं सामने से देखूंगा तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा कि एक सुई है जो आपकी इस तरीके से है, ठीक है। यानी कि ये आपका कंपास है, इसके ऊपर ये सुई है, और ये जो सुई है ये ऐसे ऐसे घूम रही है। ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज ये 3D चीज है। ये सुई जो इधर उधर हो रही है ये तो हमें पता चल गया, ये आपको नॉर्थ साउथ बता रही है कि अगर उधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ये आपको बता रही है, ठीक है। बट जो मेन यहाँ पर बात आपको देखनी है कि ये जो सुई है और ये जो कंपास का ये जो बेस है जहाँ पर ये सुई लगाई गई है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप है। यानी कि ये भी चीज नोट करी गई है कि ये सुई तो चलो इधर उधर तो होती है, बट इसके साथ साथ ये थोड़ी झुक भी जाती है। यानी कि ये सुई जो है ये थोड़ी सी झुक भी जाती है। अगर ये नॉर्थ जा रही है तो थोड़ी झुक जाएगी, यानी कि हल्का सा इसके अंदर ये कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। यानी कि ये जो सुई है वो असल में ऐसे ऐसे तो चल रही है, ठीक है, ये तो मैंने मान लिया, बट ये हल्की सी झुक भी जाती है, और इसी को हम बोलते हैं नम्न कोण, यानी कि हमारा नमन यानी कि एंगल ऑफ डिप। डिप का मतलब होता है झुक जाना, यानी कि अपने आप को झुका लेना। तो ये सुई जो है ये सीधी नहीं रहती है, ये भी हल्की सी झुक जाती है। अब ये जो सुई जो झुक रही है ये जो है ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर हो। हर जगह पर ये जो झुकाव है, ये जो नमन है, ये अलग अलग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बात यहां पर ये आती है कि कहां पर ये नमन कोण सबसे ज्यादा होता है, कहां पर ये नमन कोण सबसे कम होता है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा इसको डायग्राम की मदद से। समझो ये धरती है, ठीक है, ये धरती है और ये धरती की भूमध्य रेखा है, यानी कि इक्वेटर है, और ये दो आपके पोल है। क्या है? पोल है।
ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि जब आप इक्वेटर पे होते हैं, कहाँ होते हैं, भूमध्य रेखा पे होते हैं, तब हमने देखा कि ये जो मेरी सुई थी, ये जो मेरी नीडल थी, है ना, ये जो हमारी कंपास की नीडल थी, ये बिल्कुल भी नहीं झुकी, बिल्कुल भी नहीं झुकी। बट जैसे जैसे मैं ऊपर गया, जैसे जैसे मैं ऊपर गया, ये झुकनी स्टार्ट हो गई। क्या हो गई, झुकनी स्टार्ट हो गई, और यहाँ आके ये एकदम सीधी हो गई, यानी कि मैक्सिमम ये झुक गई। देखो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे, देखो ये ऐसे सुई थी, ये धीरे धीरे ऐसे झुकना स्टार्ट हुई, झुकना स्टार्ट हुई, और यहाँ आके एकदम सबसे ज़्यादा ये सीधी हो गई। और ये जो हम एंगल नापते हैं, ये जो हम कोण नापते हैं, हमेशा क्षैतिज से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं, क्षैतिज से। तो अगर आप चीज़ नोट करेंगे तो धीरे धीरे जब हम ऊपर जा रहे हैं, पोल की तरफ जा रहे हैं, ये धीरे धीरे एंगल बढ़ता जा रहा है, और पोल पर आके ये एंगल हो गया है 90 डिग्री। कितना हो गया है, 90 डिग्री। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि ये जो सुई है, जो ये नमन जो कर रही है, झुक जो रही है, ये भूमध्य रेखा पे बिल्कुल भी नहीं झुकती। इसीलिए ये जो एंगल ऑफ डिप होता है, ये इक्वेटर पे यानी कि भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री होता है, और जब हम पोल की बात करते हैं, जब हम ध्रुव की बात करते हैं, तो पोल पर ये 90 डिग्री होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, समझ में आ गया सभी को? एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। आप चाहो तो थ्योरी पढ़ लेना, वो यही बता रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है, उस स्थान का नमन कोण उसे कहते हैं। यानी कि वही चीज है, हमें पता है कि यहाँ पर हमारा चुंबक होता है, चुंबक की यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं, बल रेखाएं होती हैं, फिर बल रेखाओं में हम एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं, तो वो थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज में आपको दिया हुआ होता है। मैं आपको सरल भाषा में जो समझाया है, इसका मतलब ये होता है, सर ये झुकती क्यों है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है कुंदन, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये झुकती है। किसकी वजह से झुकती है, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। ठीक है, वैसे जब हम एक्स ग्रुप में पढ़ाते हैं तो पूरा डेरिवेशन भी बताते हैं, बट अभी आप बस इसको ऐसे समझो कि ये जो सुई जो होती है, किसकी, कंपास की या फिर नीडल जो होती है, ये ऐसे तो घूमती है, साथ में ये झुक भी जाती है, और ये झुकाव जो होता है यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। अगर आप इस दिशा में जाओगे तो ये ऐसे थोड़ा सा झुक जाएगी, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे थोड़ा और झुक जाएगी, और ऊपर जाओगे ये पूरी की पूरी ऐसे झुक जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना, इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं हम कहाँ पर है। अगर आप इक्वेटर पर अपना कंपास लेके आओगे तो वो सुई एकदम सीधी रहेगी, वो झुकेगी नहीं, नमन नहीं करेगी। पर जैसे आप पोल पे जाओगे, वो सबसे ज्यादा डिप उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो ये एक होता है एंगल, जिसको हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं, नमन कोण कहते हैं, जिसके दोनों वैल्यूज आपको आनी चाहिए। एक तो इक्वेटर पे कितनी होती है और एक पोल पर कितनी होती है। तो ये दो महत्वपूर्ण कोण हैं जो आपको आने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और इस पे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसकी यूनिट यानी कि मात्रक का पूछा जाता है। ठीक है, अब पहले मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं एक चुंबक को लेके। समझो ये चुंबक है ना, ये चुंबक का नॉर्थ है, ये चुंबक का साउथ है। अब होता क्या है कि नॉर्थ को हम प्लस मान लो, इसको हम नेगेटिव मान लो। तो जो चुंबकीय होता है उसका मतलब होता है कि इस चुंबक के आसपास, है ना, इस चुंबक के आसपास आपको बल रेखाएं दिखेंगी। क्या दिखेंगी? बल रेखाएं, यानी कि ये दिखती नहीं है, यानी कि ये चुंबक जो है इसके आसपास एक अदृश्य यानी कि इमेजिनरी एक क्षेत्र यानी कि फील्ड बन जाती है। और उस फील्ड के अंदर, है ना, उस फील्ड के अंदर अगर आप कोई दूसरी चुंबक या फिर कोई धातु लेके आते हैं जैसे कि लोहा, तो वो चुंबक उसको खींचती है। तो बात मेरी यहाँ पर यह समझने वाली है कि चुंबक के और चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव अनुभव होता है, यानी कि मैग्नेटिक जो एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म, वो हमें जब फील होता है वो उस मैग्नेट की वजह से हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो जो इमेजिनरी एक क्षेत्र है वो फील्ड होती है उस पर्टिकुलर चुंबक की। तो हर चुंबक की अपनी अपनी एक फील्ड होती है, उसका अपना अपना क्षेत्र होता है, और वो क्षेत्र के अंदर हम उसकी तीव्रता नापते हैं। क्या नापते हैं? इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। आई डोंट नो आपके ये फॉर्मूले में आपसे पूछा जाता है कि नहीं जाता, बट आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हर चुंबक जो होती है वो अपने आसपास एक क्षेत्र बनाती है, और वो क्षेत्र के अंदर अगर आप कोई दूसरा चुंबक या फिर कोई दूसरा मेटल लेके आते हैं, समझ लो लोहा लेके आते हैं, तो वो उसके ऊपर या तो उसको आकर्षित करता है या रिपेल करता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो चुंबक कैसी है। ठीक है सर, फोन में भी कंपास होता है तो वो रियल कंपास की तरह ही काम करता है क्या? हाँ बिल्कुल करता है, बट वहां पर प्रशांत प्रोग्रामिंग से होता है,
ठीक है। ऑल्दो इसमें फ़ोन में मैग्नेट वाला सीन नहीं होता है, बट वो जो हमें पता चलता है वो सब आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू वो जो कंपास काम करता है और बिल्कुल सही करता है। इवन मेरी कार जो है उसके अंदर भी कंपास है, ठीक है। तो ये आजकल ये काफ़ी इजी हो गया है, बट जब पुराने टाइम की बात करता हूँ तो उसमें वो कंपास पूरा मैग्नेटिक कंपास होता था। आजकल तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो गई है, ठीक है। तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। अब बात आता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसका मात्रक पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड को नापा किस में जाता है। तो इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करें तो एसआई यूनिट में ये नापा जाता है टेस्ला से। किससे? टेस्ला। टेस्ला आप सभी को पता है एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई यूनिट है टेस्ला, ठीक है। और रही बात सीजीएस की, तो सीजीएस में नापते हैं गॉस में। किस में नापते हैं? गॉस में। तो जो गॉस है और जो ये टेस्ला है दोनों ही यूनिट है, पर जो गॉस है ये हमारा सीजीएस मात्रक है और टेस्ला हमारा एसआई मात्रक है। तो अगला प्रश्न यही बनता है कि दोनों का कन्वर्जन क्या है। दोनों को अगर हम देखें कि बड़ा कौन है तो ऑब्वियसली बात है टेस्ला बड़ा है। तो एक टेस्ला आपसे पूछा जाता है किसके बराबर होता है, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। तो एक टेस्ला होता है 10 की घात 4 गॉस के। किसके बराबर होता है? एक टेस्ला बराबर होता है 10 की घात 4 यानी कि 10 टू द पावर 4 गॉस। या ऐसे बोल दे कि एक गॉस किसके बराबर होता है? तो एक गॉस होता है 10 की घात -4 टेस्ला। तो दोनों ही सही हैं, डिपेंड करता है कि आपको वो क्या पूछ रहे हैं, एक टेस्ला से गॉस पूछ रहे हैं या गॉस से टेस्ला पूछ रहे हैं। समझ में आ गया सभी को? अच्छा, वैसे तो अभी यहाँ पर कुछ मैंने लिखा नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ। इन केस अगर आपसे बोल दे कि चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? बी से। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आपसे फॉर्मूला कोई पूछ ले तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, F = QVB। यानी कि F = QVB वाले फॉर्मूले से आप B का मान निकाल सकते हैं। तो B क्या हो गया? F/QV। जहां पर F क्या है? F हमारा फोर्स है, यानी कि बल है। जब आप किसी भी वस्तु को, अब देखो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? आवेश की। जब एक आवेश को मैं v वेग के साथ किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में भेजता हूं तो उस पर एक बल लगता है जिसको हम चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। समझ लो इस कमरे के अंदर मैंने एक आवेश को v वेग से फेंका और इस कमरे के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस चलते हुए आवेश पर, इस चलते हुए चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। तो वो ये फॉर्मूला होता है F = QVB। तो यहाँ से आप B का मान निकाल सकते हैं। तो B हो जाएगा F/QV, जहां पर Q क्या है? आवेश है, यानी कि चार्ज है, और V हमारा वेग है। क्या है? वेग है। अच्छा, अब मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर आपको कोई बोल दे कि बताओ B की विमा क्या है, वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि पूछ ले, बट अगर मैं आपसे पूछूं B की विमा कैसे निकालोगे, तो चलिए मुझे निकाल के बताएं और बताएं चुंबकीय क्षेत्र की विमा यानी कि डायमेंशन क्या होती है और कैसे निकालोगे। मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप ये वाला सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र का विमा यानी कि डायमेंशन निकालनी। चलिए मुझे डायमेंशन निकाल के बताओ। सभी बच्चे निकाल के बताएंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होगी? सर जी पग दा कलर काफी घैंट है। थैंक यू भूपिंदर। सभी बच्चे बताएंगे बी की विमा क्या होगी? MT-3 C-1। लक्ष्य ने दिया है जवाब। तो मैं आपको जो हिंट दिया है वो हिंट ये है कि आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके B की विमा निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं फिर फॉर्मूला लिखता हूँ, F = QVB। तो B किसके बराबर हो गया? F/QV। F क्या है? फोर्स। फोर्स की विमा होती है mL/T-2। Q क्या है? आवेश। आवेश होता है, इसकी विमा होती है AT। V क्या है? वेग। वेग होता है LT-1। तो ये सिंपल है, सबकी विमा मुझे पता है। चलिए तो यहाँ से देखिए क्या होगा, एक L से एक L गया, ये T का +1 ये T का -1 यहीं पर कट जाएंगे और ये बस A ऊपर चला जाएगा। तो MT-2 A-1। सभी को समझ में आ गया? तो ये है हमारी
चुंबकीय क्षेत्र की विमा M1L0T-2A-1। बिल्कुल सही जवाब दिया है अजय ने। अजय का जवाब बिल्कुल सही है और T-3 नहीं आएगा लक्ष्य, ठीक है। और ये C-1 क्या लिख रहे हो? C नहीं होता है, धारा को, करंट को हम विमा के अंदर A लिखते हैं, ठीक है। अजय ने भी सही दिया है, ठीक है। अच्छा, C-1 का 80 लिखा है आपने, ठीक है। तो C पहली बात तो विमा में नहीं लिखते हैं लक्ष्य, ठीक है। M1 A-1 T-2 बिल्कुल सही है राम का भी, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। तो अगर आप इन केस B की विमा निकालते हो तो ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल जरूर कर लेना, यह आपकी सहायता करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि चुंबकीय क्षेत्र के उपयोग क्या है। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं और इसका हम कैसे कैसे यूज़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो सबसे सिंपल है कि कंपास, बिल्कुल कंपास, यानी कि आपको पता है कि धरती एक चुंबक है, धरती के अंदर एक चुंबक है, तो धरती की चुंबक का भी एक चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? क्षेत्र है। अच्छा, मैं यहाँ आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब अपन बात करते हैं एक चुंबक की, किसकी बात करते हैं? चुंबक की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बल रेखाएं जो होती हैं, फोर्स की जो लाइनें होती है, वो कहां से कहां जाती है। होता यह है कि आपका इसको आप प्लस मानो, इसको आप माइनस मानो, तो एन से निकल के ये कहां जाती है? साउथ। नॉर्थ से रेखाएं जाती है साउथ की तरफ, पर चुंबक के अंदर उल्टा होता है। चुंबक के अंदर साउथ से कहां जाती है? नॉर्थ की तरफ। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ से जो बल रेखाएं हैं वो दूर की ओर जाती हैं, साउथ की अगर बात करें तो साउथ के अंदर की तरफ आती हैं। तो इस तरीके से ये बल रेखाएं हम बनाते हैं। अब ये सेम टू सेम जो चीज है ये अर्थ के अंदर भी होगी, यानी कि अगर आपसे पूछ ले धरती के अंदर अगर आपसे पूछ ले कि बल रेखाएं कैसी बनेगी, तो ऐसी बनेगी। तो अगर हम देखें तो ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप कंपास लेके आओगे, आप दिक् सूचक लेके आओगे, तो वो ऑब्वियसली बात है काम करेगा ना। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। दूसरा, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी बहुत होता है। आपको पता है कंप्यूटर्स के अंदर भी हम मैग्नेटिक जो आप कहते हैं ना मटेरियल, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, कहाँ कहाँ होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है, ठीक है। इवन आपको पता है पीसीज के अंदर भी होता है, आपके सीपीयू के अंदर भी होता है, जो आपकी चिप होती है मदरबोर्ड, उसके अंदर भी कहीं पर आपका चुंबकीय पदार्थ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। हाँ, चुंबक के अंदर होती है नॉर्थ से साउथ और चुंबक के बाहर होती है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। यहाँ बस ध्यान रखना कि अंदर की तरफ लाइनें अलग होती हैं, बाहर की तरफ लाइनें अलग होती हैं, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग बिजली धाराओं के जनरेटर में होता है। इसके ऊपर मैं भी आऊंगा वापस कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और इसका किससे इस्तेमाल करके हम जनरेटर में बिजली बनाते हैं, ठीक है। बात यहाँ पर यह है कि इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है, वीडियो टेप, है ना, टेप रिकॉर्डर, सब जगह चुंबक का प्रयोग होता है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, जहाँ पर हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड की, वहाँ पर काम में होता है। तो ऐसे बहुत जगह पर हम चुंबक का यानी कि मैग्नेटिक, उसके द्वारा बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक सी स्लाइड है जहाँ पर मैंने बताया है किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। अभी देखो इसकी लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा क्या कि चुंबक के बिना स्पर्श किए चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न होना, यानी कि आप किसी चीज को बिना टच करे उसको आप चुंबक बना सकते हो। तो उस घटना को, उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, मेरी बात यहां पर सुनना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेड ने करी थी। किसने करी थी? ऑस्ट्रेड। मेरी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ऑस्ट्रेड था या ऑस्ट्रेड था, चेक करना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा था कि समझ लो ये एक मेरे पास तार है, ठीक है। इस तार के अंदर उन्होंने एक चुंबक लेके आए, ये नॉर्थ और साउथ इसमें है।
इस चुंबक को उन्होंने इस तार के अंदर से गुजारा, इस तार के अंदर से ऐसे गुजारा बिना तार को टच किए। अब होता क्या है कि ये चुंबक है तो इसकी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना। अब इस चुंबकीय क्षेत्र से इन्होंने इसके अंदर से अंदर बाहर किया, तो होने से क्या हुआ कि इस तार के अंदर धारा उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? उत्पन्न हो गई। और जब धारा उत्पन्न होगी तो ये भी एक चुंबकीय पदार्थ बन गया। कहने का मेरा यहाँ पर मतलब है कि जब आप किसी, अच्छा वो तो अपन आगे जाके भी पढ़ेंगे फ्लक्स के बारे में, तो फ्लक्स में भी आपको मैं बता दूंगा ऑस्ट्रेट था। ठीक है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, हाँ MRI करने में भी होता है, बिल्कुल सही। अच्छा, तो चुंबकीय प्रेरण बेसिकली होता है बिना किसी को टच किए आप उसमें चुंबकीय गुण पदार्थ कर दें। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह आ रही कि इसका भी मात्रक टेस्ला ही होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ऑब्वियसली बात है जब हम प्रेरण की बात कर रहे हैं तो हम चुंबकीय, देखो किसी भी चीज को हम चुंबक कैसे बनाते हैं बिना टच किए, उसके चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से। तो दूसरे का जो चुंबकीय क्षेत्र है दूसरे को भी वो चुंबक बनने पर मजबूर कर देता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। जो मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है फ्लक्स। फ्लक्स पे क्वेश्चंस आते हैं तो फ्लक्स को अच्छे से समझते हैं, बिकॉज जब हम जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्लक्स क्या होता है। अब देखिए फ्लक्स क्या कहता है, अगर इसकी परिभाषा पढ़े, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल में उसके लंबवत गुजरने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस तल के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखो फ्लक्स का मतलब होता है कि समझ लो एक मेरे पास ऐसा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में से चुंबकीय रेखाएं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं गुजर रही हैं। एक दूसरा मेरे पास क्षेत्रफल है, इसमें से सिर्फ दो रेखाएं ही घुस रही हैं। क्या कितनी घुस रही हैं ये? तो इसका जो फ्लक्स होता है, अच्छा फ्लक्स को लिखा जाता है φb से। किससे लिखा जाता है? φb से। फ्लक्स हमें यह बताता है कि किसी क्षेत्रफल में से कितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकल रही हैं, यानी कि कितनी ज्यादा यहाँ पर चुंबकीय रेखाएं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कितनी निकल रही हैं। जितनी ज्यादा निकलेंगी उतना ज्यादा उसका फ्लक्स होता है। क्या होता है? फ्लक्स। और जितनी कम निकलेगी उतना ही कम उसका क्या होता है? फ्लक्स होता है। हाँ बिल्कुल सही। और रही बात कि इस फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्लक्स फॉर्मूला होता है BA के बराबर। किसके बराबर होता है? BA। जहां पर B क्या है? B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। A क्या है? इसका क्षेत्रफल है। तो इन दोनों का गुणनफल हमारा क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है, और इसको नापा जाता है वेबर से। किससे नापा जाता है? वेबर से। ठीक है, जो कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब देखिए, हाँ ऑस्ट्रेट का थोड़ा सा फिर बता देता हूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखो ऑस्ट्रेट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। देखो हुआ क्या था, अभी तक लोगों को यह लगता था कि चुंबक जो है मतलब जो करंट जब हम किसी तार में फ्लो करते हैं तो वो चुंबक जैसे कार्य करता है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आया। ऑस्ट्रेट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने ये बोला कि क्या मैं चुंबक की सहायता से करंट बना सकता हूं, यानी कि चुंबक से क्या मैं करंट बना सकता हूं, ये क्या पॉसिबल है। तो ऑस्ट्रेट ने बैठे बैठे गलती से उसने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया। बेसिकली उसका करने का कुछ ऐसा नहीं था। उसने क्या किया, उसने गलती से क्या हुआ कि उसकी एक उसने देखा कि एक चुंबक है। ठीक है, मतलब उसने बेसिकली क्या देखा कि ऐसे समझ लो, उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने एक सर्किट लिया, उस सर्किट में उसने धारा को प्रवाहित किया। धारा को जब उसने प्रवाहित किया तो उसने देखा कि यहाँ पर जो पड़ा कंपास है वो मूव करने लग गया। जैसे ही उसने करंट को बंद किया, ये कंपास वापस हिलना बंद हो गया। तो उसको ये समझ में आ गया कि जब भी मैं धारा किसी सर्किट में से निकालता हूं तो ये एज अ चुंबक कार्य यानी कि एज अ मैग्नेट कार्य करता है। तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई कि धारा जो है ये भी एक तरीके से चुंबकीय प्रभाव क्रिएट करता है। क्या करता है? चुंबकीय प्रभाव क्रिएट करता है। यानी कि अगर किसी तार में से करंट जा रहा है तो वो एज अ मैग्नेट काम कर रहा है, ये ऑस्ट्रेट ने हमें बताया था। ठीक है, तो उसने कैसे गलती से किया, उसने ये देखा कि यहाँ पर ये जो पड़ी चुंबक है ये हिलने लग गई है, यानी कि ये जो डायरेक्शन बताने वाली जो हमारी कंपास है वो एकदम से फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही उसने करंट बंद किया तो वापस चीजें घट गई। ठीक है, अब इसका लोगों ने उल्टा सोचना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला चलो ये समझ में आ गया कि धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय प्रभाव बनता है, तो क्या मैं उल्टा कर सकता हूं, अगर मैं चुंबकीय प्रभाव दूं तो क्या मैं तार के अंदर करंट बना सकता हूं। तो यहां से चीजें समझना स्टार्ट हुए। ठीक है, बात यहां पर यह हुई थी कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा। लेंज लॉ भी एक होता है। अब उसने क्या किया, एक तार ली। क्या ली? एक तार ली और इसको यहां से उसने एक बैटरी से जोड़ा।
जहाँ पर वो धारा नापेगा कि धारा इसमें बन रही है कि नहीं बन रही। फिर वो क्या किया, उसने एक चुंबक लेके आया। क्या लेके आया? चुंबक। अब ये चुंबक जो लाया, तो हमें पता है चुंबकीय में चुंबकीय प्रभाव होता है, उसकी रेखाएं होती हैं। तो जब वो चुंबक को इस तार के पास लाके उसने रख दिया तो देखा इसके अंदर कोई धारा नहीं बन रही। तो उसने बोला ये कैसे हुआ? अगर मैं चुंबकीय इसके सामने में अगर मैग्नेटिक फील्ड रखता हूँ, मैग्नेट रखता हूँ, तो इसमें धारा बननी चाहिए। भैया कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है ना। तो उसने क्या देखा कि जब मैं इसको इसके पास लेके जाता हूँ तो इसमें थोड़ा सा करंट बना। क्या हुआ? करंट बना। फिर जैसे ही वो पास ले जाके उसने उसको रोक दिया तो करंट बनना फिर बंद हो गया। तो उसको समझ में आया कि मुझे लगातार इस चुंबक को आगे पीछे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इस मैग्नेट को लगातार आगे पीछे करेंगे तो इस सर्किट के अंदर धारा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? धारा बन जाएगी। और ये जो धारा बनेगी ये एसी करंट बनता है। कौन सा बनता है? एसी करंट। बात समझ में आ गई? यानी कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यानी कि मैग्नेट की मदद से हमने करंट बनाया। तो हुआ क्या, हमने बस इस चुंबक को आगे पीछे किया तो हमने देखा कि इस सर्किट के अंदर धारा बननी स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से हमें यह समझ में आया कि कोई भी एनर्जी फ्री में नहीं मिलती है। आपको क्या लगता है इतना आसान है कि आपने एक तार के पास चुंबक रख दी और वो तार में करंट आना स्टार्ट हो गया? तो भैया हम इतना सब क्यों कर रहे हैं? अगर इतना इजी होता तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, है ना। अगर धारा बनाना इतना आसान है, बिकॉज चुंबक तो कभी खत्म होता नहीं है, मैग्नेटिक पावर तो कभी खत्म होती नहीं है। तो अगर मैं तार के पास एक चुंबक ला के रख दूं तो ऐसा नहीं है कि उसमें करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको करंट बनाना है तो लगातार उस चुंबक को आगे पीछे करना पड़ेगा। और आगे पीछे करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा चाहिए, और वही यांत्रिक ऊर्जा आपकी धारा में यानी कि करंट एनर्जी में बदल रही है। बात समझ में आ गई? यानी कि नेचर कहता है कि अगर आप कोई एक एनर्जी बनाते हो तो दूसरी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि चुंबक से मैं डायरेक्ट करंट बना दूं, पॉसिबल नहीं है। आपको चुंबक को आगे पीछे करना है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी। तो ये यहां से समझ में आया था कि हम चुंबक से धारा बना सकते हैं। अब होता यहां पर यह है कि जितना ज्यादा, है ना, चुंबक को आप पास लाओगे उतना ज्यादा इसमें बल रेखाएं निकलेंगी। फिर वो बल रेखाएं पीछे जाएंगी तो बल रेखाएं कम होगी, तो फ्लक्स लगातार चेंज होगा। जब हम चुंबक को आगे पीछे करते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन आता है, और जितना फ्लक्स में परिवर्तन आएगा उतना ज्यादा धारा बनेगी, जो कि हम लेंज के लॉ में पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता बिकॉज ये आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ से समझते हैं। ठीक है, अब रही बात चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में बात कर रहे थे, तो वो मैंने आपको वैसे समझा दिया है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो बल रेखाएं काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं जो उस स्थान से चुंबकीय क्षेत्र को प्रेरित करती है। आप यहाँ देख लो, बाकी मैंने जो चीज़ें बताई है वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, और अंदर से, यहाँ बनाई नहीं है, अंदर से ध्यान रखना, अंदर से ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे से कट नहीं करेंगी, दोनों हमेशा अलग अलग होती हैं। और कहीं पर भी जितनी एक दूसरे के ये पास पास होंगी, यानी कि वहां पर उसकी तीव्रता उतनी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। देखो, दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि बल रेखाओं से हमें मिलता क्या है, हम फोर्स की लाइनें क्यों बनाते हैं। पहली चीज़ तो हम इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता बताने के लिए कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, हम दिशा बताते हैं। क्या बताते हैं? डायरेक्शन। अगर आप इससे एक लंब अपने टेंजेंट खींच देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो आपको उसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन पता चल जाएगी। सभी को समझ में आ गई बातें? सर ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में है शौर्य भारत के, प्लीज आंसर। कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा सर, मैग्नेट में करंट देने से चुंबकत्व इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? एक मिनट, वीडियो रुक गई क्या? ओके। मैग्नेट में मेरे हिसाब से तो उसके मैग्नेटिज्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं फिर एक बार चेक कर लूँगा बिकॉज मैंने शायद ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है खुद ने। मेरे हिसाब से मैग्नेट के चुंबकत्व पे धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पर यह समझ में देखना पड़ेगा पहले कि धारा क्या चुंबक में से प्रवाहित होती है कि नहीं होती है।
जो चुंबक है क्या वो कंडक्टर है कि नहीं है, ये चीज़ चेक करेंगे, फिर हम समझेंगे अगर धारा उसमें से निकल ही नहीं रही है तो उसके चुंबकत्व का कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा, तो जो जितना पहले था उतना ही रहेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो ऐसे डिटेल में जाने को बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बट मैं जाने ना बिकॉज आपके कोर्स में इतना इसका आता नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा था, गुणों की मैं बात कर रहा था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर यही हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, यह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, और क्या गुण है? चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं आसपास होती हैं, अभी मैंने बताया। जहाँ पर ये चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास पास होंगी, यानी कि वहाँ पर तीव्रता ज़्यादा है, वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। दो बल रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं काटती, जो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है कि जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर वो काटती हैं तो यहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है फिर आप एक ही जगह पर दो दिशा कैसे बताएंगे, इसीलिए एक दूसरे को वो नहीं काट सकती। अगर काट देगी तो आपको दो दिशाएं मिल जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और लास्ट लाइन क्या है? फोर्स लाइंस ऑफ सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइज एट इक्वल डिस्टेंस। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समान एवं बराबर दूरियों पर होती हैं। ठीक है, अगर आपको बोल रहा है कि दो समान चुंबकीय क्षेत्र हैं तो आपकी रेखाएं भी परस्पर समान होंगी। ठीक है, तो ये सारे गुण हैं। अब बात यहां पर आती है नेक्स्ट की, ये कितने तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अजय एक बार मैं चेक कर लूंगा वो क्वेश्चन। ठीक है, मेरे हिसाब से हाँ गर्म होने से हो सकता है, नीलेश ने सही बोला है। मैं एक बार चेक करूंगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो चुंबकत्व कम होगा। हाँ ये रीज़न हो सकता है नीलेश ने जो दिया है। ठीक है, बिकॉज धारा अगर उसमें से मुश्किल से प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध ज़्यादा है। प्रतिरोध ज़्यादा होने से चुंबक गर्म हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये एक्सप्लेन सही हो सकता है। चुंबक गर्म होने से उसका चुंबकत्व घट सकता है। ठीक है, हो सकता है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा जी। ठीक है, अच्छा जब हम बात करते हैं चुंबकीय पदार्थ की तो सबसे पहला आता है डायामैग्नेटिक, जिसको हम प्रति चुंबकीय कहते हैं। जब हम प्रति चुंबकीय की बात करते हैं, डायामैग्नेटिक की बात करते हैं, तो वो पदार्थ, देखो पहली चीज तो ये हम उन पदार्थों की बात कर रहे हैं जो चुंबक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, और अगर बन भी सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं या बुरे बन सकते हैं या बीच बीच के बन सकते हैं। ठीक है, बात यहाँ पर यह है कि डायामैग्नेटिक वह सब्सटेंस होते हैं, याद कैसे रखना है, डाया यानी कि डायन जो होती है वो कभी भी आपको सही काम करने नहीं देती। तो बेसिकली डायामैग्नेटिक वह मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, वह पदार्थ होते हैं जिसको आप चुंबक नहीं बना सकते। इसको आप ऐसे समझो कि अगर एक यहाँ पर डायामैग्नेटिक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है और यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जा रही हैं, तो कोई भी रेखाएं काट नहीं सकते, कोई भी रेखाएं इसके अंदर से नहीं जाएगी। पॉइंट मेरा यहाँ पर यह है कि इस मटेरियल के अंदर, देखो पहली चीज ये समझना, अगर कोई वस्तु के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें जाती हैं, तो ही वो मैग्नेटाइज हो सकता है, उसमें चुंबकीय गुण आ सकता है। बट डायामैग्नेटिक ऐसे पदार्थ हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, इनको धक्का देते हैं अपने से दूर, यानी कि ये उसको प्रतिकाशित यानी कि रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और रिपेल करने से क्या होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इसके अंदर से नहीं गुजरती हैं, जिसका मतलब ये है कि ये मैग्नेट नहीं बनना चाहते हैं। तो ये असल में वही होते हैं, देखो क्वेश्चन में आप पढ़ लेना, थ्योरी में यही लिखा है कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र रखे जाने पर विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकत्व को जाते हैं और प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सब्सटेंस विच व्हेन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इज मॉडरेटली मैग्नेटाइज, बहुत ही मिनिमाइज, बहुत ही कम ये चुंबकत्व गुण इसमें आता है, और ये उसके अपोजिट कार्य करके उसको मैग्नेटाइज होने नहीं देते हैं। इसीलिए ये वाले जो होते हैं इनको आप चुंबक नहीं बना सकते। सरल भाषा में बोलें तो इनमें चुंबकत्व का गुण पैदा नहीं होता है। ठीक है, और अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक तो इसमें पूछा जाता है नमक वाला, ठीक है, एक इसमें पूछा जाता है ये सोने वाला, और एक पानी वाला।
पानी यानी कि जल, बाकी भी आप पढ़ लेना, चांदी, तांबा, बिस्मथ, जस्ता, ये भी सब इंपॉर्टेंट है, जिंक, है ना। पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये सारे वो मटेरियल हैं या वो सॉल्वेंट हैं, वो सॉल्यूशन है जो असल में डायामैग्नेटिक है नेचर में, यानी कि अगर आप इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये उसको प्रतिकाशित करेंगे और ये चुंबकत्व का गुण इनमें नहीं आएगा। तो इन तरीके के पदार्थों को हम डायामैग्नेटिज्म बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए आज की क्लास को यहीं तक ही करते हैं, फिर हम कल मंडे को, हम नेक्स्ट आई थिंक परसों मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे, इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। और जाने से पहले मैं फिर बताना चाहता हूँ, आज 7:30 बजे शौर्य भारत के जो डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल है उस पर आप सभी को आना है। कैप्टन अतुल सर खुद आएंगे, लाइव आएंगे और आपसे रूबरू होंगे। और जो 9th एनिवर्सरी है शौर्य अकेडमी की, उसके उपलक्ष्य में आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छी खबर भी है, ठीक है। उसके लिए आपको चैनल पे आना पड़ेगा और सर को सुनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, तब तक सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।